एक बार देखो, जैसे कल हमने देख लिया था कि अगर मान लो कि अगर एक बॉडी जिसका रेस्ट मास अगर m नॉट है, तो वो पार्टिकल जो होगा वो उसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये चीज देख लिया था। और फोटोन का जो है वो रेस्ट मास किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। ठीक है, अब एक बात देखते हैं कि मान लो अगर किसी भी बॉडी का अगर रेस्ट मास m नॉट है, तो उस समय उसके पास एनर्जी कितनी होगी? m नॉट इंटू सी स्क्वायर के बराबर। अगर एक ऐसी बॉडी जिसका रेस्ट मास कितना है? m नॉट के बराबर, तो आइंस्टाइन के हिसाब से उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी? m नॉट इंटू सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, मान लो अगर वो पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव करने लगा, v वेलोसिटी से अगर मूव करने लगा, तो उस समय जो उसकी एनर्जी होगी, इसको हम लोग मान लेते हैं E1, और एनर्जी ऑफ पार्टिकल या बॉडी लिख लो, एनर्जी ऑफ बॉडी when it is moving with velocity v, अगर वो v वेलोसिटी से मूव करने लगे तो उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी? तो यहाँ से देखो m इंटू उस समय अपने पास कितनी होगी यहाँ पे एनर्जी? m नॉट, जब रेस्ट m नॉट इंटू सी स्क्वायर किसके बराबर है? जब वो रेस्ट पे। ठीक है, बाद में अगर देखें जब वो अगर वो v वेलोसिटी से मूव करने लगा, तो यहाँ से देखो पहले उसका मास देख लेते हैं कि जो स्मॉल m आएगा जब वो मूव करेगा, तो स्मॉल m की वैल्यू किसके बराबर होगी? m नॉट इंटू किसके बराबर? v अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर? 1 माइनस ऑफ किसके? v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के बराबर। एक बार देखो यही एनर्जी आएगी। क्या बोल रहे हो? यहाँ से ऊपर सिर्फ m नॉट नहीं आना चाहिए, ऊपर v की वैल्यू। ये कितना आ जाएगा? m की वैल्यू किसके बराबर? m नॉट अपॉन में कितना? स्क्वायर रूट ऑफ किसके? 1 माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के बराबर। यही उस समय का मास होगा। अब अगर हम लोग बात करें उस समय की एनर्जी की, तो वो किसके बराबर होगा? तो m इंटू किसके बराबर? सी स्क्वायर के बराबर, जिसको हम क्या लिखते हैं? E2 के बराबर। क्या आएगा? m इंटू कितना? सी स्क्वायर, यही आएगा, वही होगा अपने पास। अब यहाँ से देखो m की वैल्यू अगर हम पुट करें, तो ये क्या आएगा? m नॉट इंटू सी स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ किसके? 1 माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हमारा E2 की वैल्यू होगी। अब एक बार देखो काइनेमेटिक्स में हमने क्या लिख रखा है कि अगर एक पार्टिकल जिसका मास अगर m हो, वो अगर v वेलोसिटी से मूव करे, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी वही रिलेशन आएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ से E2 की वैल्यू हो गई m इंटू सी स्क्वायर के बराबर। जब वो रेस्ट पे था तो उस समय m नॉट इंटू सी स्क्वायर। जब वो किसी v वेलोसिटी से मूव करने लगा, तो ये उसकी एनर्जी होगी। तो क्या अगर E2 माइनस E1 जो होगा, ये किसके बराबर होगा? ये बताओ। E2 माइनस E1 क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। यार एक बार देखो, मान लो जब आप रेस्ट पे हो, तो उस समय आपके पास अगर 2 जूल एनर्जी है, अगर आप किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो आपके पास 12 जूल एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? 10 जूल, 10 जूल के ही तो बराबर होगा। जब आप बैठे हुए हो तो 2 जूल एनर्जी, और अगर मूव करने लगे तो उस समय 12 जूल के बराबर हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 10 जूल के बराबर। यानी यहाँ पे E2 माइनस E1 जो होगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर ये चीज? तो अब एक बार देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई E2 माइनस ऑफ किसके बराबर? E1। यहाँ से उठा के पुट करते हैं। E2 की वैल्यू यहाँ से m नॉट इंटू सी स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस
E1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, ये क्या आएगा? yes. देखो काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं, और ये क्या आएगा, तो 1/1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर 1/2, और ये कितना आएगा, -1 के बराबर, ये आ रहा हो। देखो तो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एम नॉट इंटू सी स्क्वायर इंटू, हम ये चीज लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर किसके, -1/2 -1 के बराबर, ये लिखेंगे। अगर मान लो पार्टिकल की जो स्पीड है वो अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल नहीं है, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो क्या होगा, 0, वेरी वेरी स्मॉलर देन किससे, 1 से, वेरी वेरी स्मॉलर देन किससे, 1 से होगा। तो अगर हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जो आता है कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस एन एक्स के बराबर, कब, जब मॉड एक्स जो वेरी वेरी लेस देन किससे हो, 1 के बराबर। तो देखो भाई काइनेटिक एनर्जी अगर मान लो v जो है वो वेरी वेरी लेस देन c है, तो ये क्या बताएगा कि वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन किससे, 1 से। तो देखो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम नॉट इंटू सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 के बराबर, यही आ रहा हो। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा, तो 1/m0 इंटू किसके बराबर, वी स्क्वायर के बराबर। क्या यही हम लोग अज्यूम करके चलते हैं काइनेमेटिक्स में? क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल या कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो काफी कम होती है किससे, स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या लेके चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, 1/2 m0 इंटू कितना, वी स्क्वायर, और m0 क्या होता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास। लिखो इसके बाद, नोट करो इसको, बता कर लिया तुमने, बस 20 मिनट और बचा है। लोग का टेस्ट में था ना, दूसरे बच्चे, वही मैं सोचू इतना कितना इंटरेस्ट आ गया पढ़ाई में, सुबह टेस्ट दे गए 6 बजे। एक तो तुम इतने सिंसियर दिखते हो, फिर ऐसी बात तुम सही नहीं, तुम अभी तक 9th क्लास से इतने सिंसियर क्यों हो? बस देखने बस क्या सिंसियर है। दुनिया को दिखाने के लिए बस तुम लोग जो ऑनलाइन क्लास होगी पहले आते हैं 22 बच्चे 24 धीरे धीरे लगता है नहीं समझ आ रहा है। आज एक ही नोट कर लिया तभी बहुत करो 18 मिनट बच्चे।
हो गया दो बार तो नहीं लिख रहा है। इसमें बोलेंगे कि हो गया ना। देखो इसके बाद हमें रिलेशन निकालना है, जो फोटोन वाला जो रिलेशन, सॉरी मोमेंटम वाला जो रिलेशन था मोमेंटम और एनर्जी के बीच का, वो रिलेशन हमें देखना है। ठीक है, जैसे एक बार देखो, अगर मान लो पार्टिकल अगर जिसका मास अगर रेस्ट मास m नॉट है तो उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, E इक्वल्स टू m नॉट इनटू c स्क्वायर, ये देख लिया हमने। और जैसे ही अगर मान लो अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, if it is moving with v वेलोसिटी, तो उस समय जो उसकी एनर्जी आएगी वो किसके बराबर आएगी, तो m इनटू c स्क्वायर के बराबर, क्योंकि मास चेंज होगा। और m की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, m नॉट अपॉन में कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ किसके, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर इनटू कितना, c स्क्वायर के बराबर, यही आएगा। अब एक बार देखो, अगर हम e स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो e स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखोगे m नॉट का स्क्वायर, e स्क्वायर इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 बाई 1 माइनस ऑफ किसके, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, यही आ रहा होगा। अगर हम इसको इधर की तरफ ले आए, हम रिलेशन निकालना चाहते हैं मोमेंटम का एनर्जी के साथ, ठीक है, तो ये अगर इधर की तरफ ले आए तो क्या मिलेगा हमें, e स्क्वायर माइनस ऑफ e स्क्वायर v स्क्वायर बाई c स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, m नॉट स्क्वायर इनटू c की पावर 4। चलो अब यहाँ से अगर देखें तो फाइनली ये जो आएगा अपने पास e स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, इसको इधर ले आते हैं तो क्या बचेगा, m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस किसके बराबर, e स्क्वायर इनटू v स्क्वायर बाई किसके, c स्क्वायर, यही आएगा ना। e स्क्वायर इधर की तरफ ले आए तो अब एक बात देखो, e की वैल्यू फाइनली किसके बराबर आएगी, e इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना, m नॉट इनटू c, m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस e स्क्वायर v स्क्वायर बाई c स्क्वायर के बराबर। अब एक बात देखो, ये किसके बराबर है, क्या वो एनर्जी है जब पार्टिकल किस पे होगा, रेस्ट पे, जो उसका स्क्वायर है। अगर जब पार्टिकल अगर रेस्ट पे रहेगा तो उस केस में क्या आएगा अपने पास, यहाँ से उस समय एनर्जी कितनी आएगी, m नॉट इनटू c स्क्वायर, उसी का स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, e इक्वल्स टू किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ कितना, e नॉट स्क्वायर, मान लो हमने इसको कितना ले लिया, e नॉट, तो ये किसके बराबर आएगा, e नॉट स्क्वायर प्लस, यहाँ से अगर देखें तो e स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो टोटल एनर्जी आएगी, यहाँ से इसको ले गए हम लोग, e स्क्वायर अगर देखें, e स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, m इनटू कितना, c स्क्वायर इनटू कितना, v स्क्वायर, तो ये पावर 4 आएगा, ये पावर 4 आ जाएगा, 1 में कितना, c स्क्वायर, यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या भाई, तो e इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ e नॉट स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखो क्या क्या बचेगा, m स्क्वायर c स्क्वायर इनटू v स्क्वायर, ठीक है भाई। फाइनली e को क्या लिख सकते हैं हम लोग, m इंटू v, क्या मोमेंटम होगा उसका, अगर वो v वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम, यानी e नॉट स्क्वायर, देखो ये किसके बराबर, p स्क्वायर इनटू कितना, c स्क्वायर के बराबर, यही आएगा। यानी एक बार देखो कि अगर मान लो अगर एक पार्टिकल जिसकी रेस्ट मास एनर्जी अगर 0 है, कोई भी एक ऐसा पार्टिकल अगर हम लोग देखते हैं जिसकी रेस्ट मास एनर्जी किसके बराबर, 0, तो उसके लिए E इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, E इक्वल्स टू किसके बराबर, फॉर अ पार्टिकल हैविंग रेस्ट मास एनर्जी किसके बराबर, 0, हैविंग रेस्ट मास एनर्जी अगर 0 के बराबर है तो उस केस में
ई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, पीसी के बराबर। और यही होता है, ये किसके लिए हो सकता है, मोमेंट किसके लिए, फोटोन के लिए। पी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ई बाई सी के बराबर। और एक फोटोन ऐसा पार्टिकल होता है जिसकी रेस्ट मास एनर्जी किसके बराबर होती है, 0। तो उसका अगर मोमेंटम अगर हमें लिखना हो तो वो किसके बराबर होगा, पी इक्वल टू ई बाई सी के बराबर। अब एक बात देखो, यहाँ पे जैसे मान लो अगर कोई भी पार्टिकल, अगर जनरल पार्टिकल दिया हो और वो अगर सी के कंपेरेबल स्पीड से अगर मूव कर रहा हो, तो उस केस में उसकी टोटल एनर्जी जो लिखेंगे वो ये वाली पूरी लिख रहे हो, ठीक है। अदरवाइज हम लोग जैसे लिख लेते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मान लो उसकी रफ्तार सी के स्पीड के या सी के कंपेरेबल हो, तो उस समय आप टोटल एनर्जी यही कंसिडर, ठीक है। तो वो हमें क्वेश्चन देख के पता चले कि वो सी के कंपेरेबल है, तो मोमेंटम का रिलेशन ये वाला यूज करेंगे। अगर मान लो उस पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी 0 है, तो P इक्वल टू क्या लिख रहे होंगे, E बाई सी के बराबर। ये E इक्वल टू हम hc बाई लैम्डा पुट करें तो क्या आएगा, P इक्वल टू किसके बराबर, h बाई लैम्डा के बराबर, जो कि हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, हम लोग फोटोन के, ठीक है। नोट करो, इसको लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब ये सारी चीजें हमने फोटोन के बारे में पढ़ ली। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक। जानवर के स्लो लिख रहा हूं, यस सर, ये स्लो लिख रहा हूं, दे दो उसको कॉपी कर, नहीं सर बाकी टीचर कितने देर एक्स्ट्रा पढ़ा है, 15 मिनट, तो 6:15 पढ़ दो, नहीं सर। एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। हो गया, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो देखो, अब यहाँ से हमने ये चीज देख लिया था भाई कि जो लेनार्ड वगैरह का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें ये चीज पता चल गया था कि भाई जब भी अगर एक मेटल के ऊपर अगर हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट अगर इंसिडेंट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, ठीक है। अब इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो भी इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब एक बात देखो कि ये जो फिनोमेना शो होता है वो लाइट के पार्टिकल नेचर के कारण शो होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, ये चीज समझो। अगर मान लो लाइट का अगर वेव नेचर अगर उसके कारण अगर हो रहा होता, तो उस केस में क्या होता है कि क्योंकि हमने ये चीज ऑब्जर्व किया था कि भाई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की
अगर लाइट अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो ही जाकर के वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो। ये हमने ऑब्जर्व किया कि भाई अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है उससे ज्यादा या उससे उसके बराबर अगर हम उस फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट करेंगे तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे। और इसी फ्रीक्वेंसी को हमने क्या नाम दिया था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मान लो अगर एक मेटल ऐसा है जिसको अगर 2 जूल मिनिमम अगर 2 जूल आप एनर्जी दे रहे हो तब जाकर के वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करा पाए, तो वो जो 2 जूल होगा वो उसका क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर ये चीज? इससे कम फ्रीक्वेंसी अगर दोगे तो वो एमिट नहीं करेगा। तो इसीलिए बोला गया कि ये जो इफेक्ट होता है वो किसके कारण से होता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के कारण। क्यों? अगर मान लो वेव नेचर के कारण होता तो उसके कारण अगर होता तो उस केस में क्या होता है? अगर हम लोग कंटिन्यूअसली एनर्जी अगर देते जाते, अगर मान लो उस फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं दे, उससे कम फ्रीक्वेंसी की दे, तो धीरे धीरे वो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धीरे धीरे एनर्जी ऑब्जर्व करते कर लेते हैं। अगर एक बार देखो इसके ऊपर अगर मान लो हम कंटिन्यूअसली एनर्जी देते हैं धीरे धीरे ये हीट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है इससे। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी ऑब्जर्व करते जाता है कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, तो यही चीज बोला गया कि अगर मान लो वेव नेचर के कारण अगर ये फिनोमेना अगर शो हो रहा होता तो उस केस में जो भी पार्टिकल या जो भी मेटल है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ऑब्जर्व करते और कुछ देर बाद भी क्या हो जाते? इलेक्ट्रॉन्स एमिट कराते। तो अगर हम लोग कम फ्रीक्वेंसी वाला भी अगर हम लोग इंसिडेंट कराते तो भी वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे उतनी सफिशिएंट एनर्जी या वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी ऑब्जर्व कर लेते, उनके पास हो जाता और फिर एमिट। लेकिन ये चीज हमने वहां पे ऑब्जर्व नहीं की। हमने ये चीज देखा कि या तो वो एमिट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। आप चाहे अगर नहीं एमिट हो रहे हैं तो आप उनको आधे घंटे तक भी देते रहो उस फोटॉन्स को तो भी एमिट नहीं हो रहे। लेकिन अगर वेव नेचर होता तो उसके कारण ये चीज हो जाती कि भाई धीरे धीरे कम फ्रीक्वेंसी का भी दो, कम एनर्जी वाला फोटोन भी दो, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व करते थोड़ी देर बाद निकल जाए। तो इसके कारण हमने आइंस्टाइन ने यही सोचा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो शो होता है वो किस फिनोमेना के कारण होता है? पार्टिकल सॉरी किस नेचर के कारण होता है? पार्टिकल नेचर। क्लियर हुआ ये चीज? दूसरी चीज उन्होंने ऑब्जर्व की कि कोई टाइम डिले नहीं हो रहा। अगर या तो अपनी एनर्जी इंसिडेंट की तो एट द इंस्टेंट ऑफ जो एट द जिस टाइम पे हम लोग इंसिडेंट कर रहे थे उसी समय निकल रहे थे या फिर वो नहीं निकल रहे। तो ऑब्वियस सी बात है या तो हम उतनी एनर्जी दे रहे हैं वो लेकर के निकल जाए और नहीं तो निकले नहीं। तो वेव नेचर यहाँ पे भी क्या हो गया कि भाई अगर वेव नेचर यहाँ से भी हो गया कि भाई ये जो फिनोमेना है वो किसके कारण है? पार्टिकल नेचर के कारण, वेव नेचर के कारण ये फिनोमेना नहीं है। ठीक है, चलो लिखो इसके बारे में पहले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तो लिखाई दिया, लिखो इसके बारे में। This phenomena is observed due to this phenomena is observed due to this phenomena is observed due to particle nature of light, due to particle nature of light. Because it was observed that electrons were emitted. It was observed that electrons were emitted only when energy of photons या energy of light, only when energy of light is greater than or equal to energy of light is greater than or equal to
some minimum value energy of light is greater than or equal to some minimum value and also no time delay was observed and also no time delay was observed and also no time delay was observed. Next point देखो, the minimum energy required for the minimum energy required for the emission of photoelectrons, the minimum energy required for emission of photoelectrons is called work function of that metal. Is called work function of that metal. चलो अब यहां से देखते हैं हम लोग कि एक लाइन और लिख लो, and the corresponding frequency is called threshold frequency. It's called threshold frequency. चलो अब यहाँ से देखो, ये तो हमें एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना ही है, जिसमें हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे वो किसके कारण करेंगे, लाइट का यूज करके कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी दो तीन तरह प्रोसेस और है जिसके थ्रू जो है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं थर्मायोनिक एमिशन। देखो भाई, थर्मायोनिक एमिशन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के अंदर से अगर हम जो एमिट कराएंगे वो क्या कराएंगे, हीट का यूज करके कराएंगे। टोटल ऐसे 4 प्रोसेस हैं, ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा सकते हैं। पहला कौन सा, थर्मायोनिक एमिशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तीसरा सेकेंडरी एमिशन और चौथा होता है फील्ड एमिशन। ये 4 ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू जो है हम इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा सकते हैं किसी भी मेटल में। तो पहला जो प्रोसेस है वो हमारा कौन सा है, थर्मायोनिक एमिशन। इसमें क्या होगा कि हम मेटल जो बॉडी है या मेटल सरफेस जो है उसको हीट करेंगे। जैसे हीट देते जाएंगे तो उस कारण से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी और एक समय ऐसा आएगा कि जब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसके या उस मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी। उस समय वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर एक बार देखो कि ये हमने ले लिया एक मेटल सरफेस ले ली, इसमें से हमने क्या किया भाई, चलो इसको हीट देते गए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हुए और इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकलना शुरू होंगे तो ये जाकर के एक करंट फ्लो होना शुरू होगा, कॉन्टिन्यूअस करंट मिलेगा हम। और एक टर्म आता है करंट डेंसिटी, क्या होता है, करंट डेंसिटी। और इस करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, जे से। करंट डेंसिटी होता क्या है, ये चीज समझ लो, वैसे आएगा ये 12th में। तो करंट डेंसिटी होता है कि करंट डेंसिटी अगर देखें तो जे इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, तो जे इक्वल्स टू आई अपॉन में किसके बराबर, ए के बराबर, करंट पर यूनिट एरिया। जैसे मान लो हमने एक कंडक्टर ले लिया और ये कंडक्टर के थ्रू अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया किसके बराबर है, ए के बराबर। तो करंट डेंसिटी क्या लिखेंगे हम लोग, आई अपॉन में एरिया, यानी करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द किसके, क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। यही अगर देख लो, मान लो ये अगर एक ऐसा क्रॉस सेक्शन है
और करंट जो है एरिया इधर की तरफ आ गया और करंट जो है वो इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पे J इक्वल्स टू किसके बराबर डिफाइन करेंगे, I अपॉन में कितना, A cos थीटा के, क्योंकि हम किसके क्रॉस निकालना चाहते हैं, जो क्रॉस सेक्शन है उसके परपेंडिकुलर। ज्यादा डिटेल में आपको अगले साल करंट डेंसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया, ठीक है। तो ये जो करंट जो हीट करने के कारण जो करंट का फ्लो होना शुरू होता है, तो उसके कारण जो करंट डेंसिटी होती है इसकी वैल्यू होती है a e की पावर माइनस ऑफ 5/kT इंटू टी स्क्वायर, इंटू कितना, टी स्क्वायर। ये जो रहता है इसको बोलते हैं रिचर्डसन इक्वेशन, उसने ये बताया था, ठीक है। और जहां पे a जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिचर्डसन कांस्टेंट। a की वैल्यू क्या होती है, रिचर्डसन कांस्टेंट। अब एक बार देखो, मान लो अगर उस मेटल सरफेस का अगर एरिया जो है वो s के बराबर, सरफेस एरिया किसके बराबर हो गई, s के बराबर, सरफेस एरिया अगर s हो गया तो करंट जो आएगा नेट करंट, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो J इंटू एस के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, A इंटू एस टी स्क्वायर e की पावर माइनस ऑफ 5 किसके, K इंटू टी के बराबर। ये हमारा करंट होगा, करंट I लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराएंगे, किसका यूज करके, हीट का यूज करके, ठीक है। चलो इसमें हेडिंग डालो, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, different process of electron emission। फर्स्ट लिखो थर्मोनिक एमिशन, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e की पावर x e टू द पावर माइनस x, ये तो सुना ही होगा आप लोग। फर्स्ट लिखो थर्मोनिक एमिशन, इन दिस प्रोसेस electron will be emitted, in this process electron will be emitted from a metal, electron will be emitted from a metal using heat, using heat। next point लिखो, when metal is heated, when metal is heated, then electrons in the surface of metal, then electrons in the surface of metal will absorb it, and when energy will become, and when energy will become equal to work function of the metal, when energy will become work function of the metal, then these electrons will emit, then these electrons will emit, and we get a continuous current, and we get a continuous current from the metal surface, from the metal surface, if it is maintained at, if it is maintained at some constant potential, if it is maintained at some constant potential, if it is maintained at some constant potential। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो ये अगर हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो तभी जाकर के ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनको क्या होगा, दूसरे टर्मिनल तक पहुंचा पाएंगे। तो इसीलिए लिखा गया हमने
लिखा हमने कि जब भी अगर ये अगर किसी कांस्टेंट पोटेंशियल पे मेंटेन किया जाएगा तब जाकर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनको क्या होगा, करंट कंस्टिट्यूट करता है। और ये जो करंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग थर्मायोनिक करंट, या इसको बोलते हैं हम लोग, लिख लो, एंड दिस करंट इज कॉल्ड थर्मायोनिक करंट, एंड दिस करंट इज कॉल्ड थर्मायोनिक करंट। इस बार ये एक्सप्रेशन लिख लो, करंट डेंसिटी इक्वल्स टू ये वाला एक्सप्रेशन और करंट लिख लेना A इक्वल्स टू रिचर्डसन कांस्टेंट, और ये जो J वाला इक्वेशन होता है इसको रिचर्डसन इक्वेशन बोलते हैं। अभी तक नहीं आया, इस बार पूछ लिए तो मना तो करेंगे। एक वैल्यू क्या होती है? A की वैल्यू तो नहीं पता। इसको ये हाँ, एक बार सर्च कर लो तो मिल जाएगा, बाकी मैं एक बार मैं चेक करके बता दूँ। ठीक है, हाँ ठीक, टेम्परेचर है, 5 वर्क फंक्शन है, 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आज एक वैल्यू दे दो सर, नीचे जाओगे सर लोग पूछेंगे तुम जल्दी जा रहे हो क्या बोल नहीं बोलना सर, हमें पढ़ते पढ़ते वो गए थे। अगर ये बोलोगे तो फिर छोड़ दो, यही बोलोगे फिर मान लो कोई नहीं आप फाइव वर्क फंक्शन को 5 से डिनोट करते हैं। एक और एमिशन पढ़ लेते हैं। तुम लोग बार बार घूमने नहीं जाना होता संडे को, तो ये आप चले आते हो। हम सीधा अगर आप घोड़ों में भागते क्वालिटी हो रहा है यूट्यूब पे डाले हुए बताओ नहीं होता आजकल कितने लेक्चर हो जाते हैं तो अगर नाम पता मैं तेरा स्टेटमेंट बोल रहा हूं। चलो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, सेकंड जो प्रोसेस है सेकेंडरी एमिशन। अरे एक और कर ले, 4 है, 2 तो कर ले, एक अशुभ माना जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो सेकेंडरी एमिशन। नेक्स्ट लिखो सेकेंडरी एमिशन। हाँ भाई, ये जो है रिचर्डसन कांस्टेंट है। देखो यार, इस केस में हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो कोई भी अगर एक मेटल सरफेस हमने ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर जो है अब बीम ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक कराएंगे, ठीक है। एक बीम ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल जैसे हो गया, जैसे मान लो न्यूट्रॉन हो गया या बीटा पार्टिकल हो गए, और ये आकर के स्ट्राइक करेंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होगी, इस कारण से ये मेटल सरफेस को पेनिट्रेट करके और कोलाइड होंगे किससे, इलेक्ट्रॉन से। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होंगे तो वो इनकी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेंगे, और अगर वो एनर्जी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर है, वर्क फंक्शन के, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, लिख लो इसके बारे में। सेकेंडरी एमिशन, इन दिस एमिशन electrons will be emitted by, in this emission electrons will be emitted by collision with a beam of secondary particles like neutrons,
beta particle like neutrons, beta particles चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो since kinetic energy of secondary particles since kinetic energy of secondary particles is very high so they will penetrate the metal surface and by colliding with electrons energy equal to work function will be provided. Energy equal to work function will be provided. Next लिखो field emission. नहीं सर छोड़ दो कोई नहीं बोलता तुम लोग के घर वाले भी तो आएंगे अभी तुम लोग को लेने खुद ही चले जाते हैं चलो ठीक है